आज का हमारा क्वेश्चन है लीगल हिस्ट्री का। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है 1935, इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो बतानी है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत में संघीय शासन व्यवस्था फेडरल सिस्टम लागू की गई। इसके पूर्व भारत का संवैधानिक ढांचा एकात्मक यूनिटरी स्वरूप का था, जिसमें प्रांतीय सरकारें अपनी शक्तियां नियामन से केंद्रीय सरकार से प्राप्त करती थीं। जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 था, इससे पहले जो भारतीय संवैधानिक ढांचा था वो एकात्मक था। इसका मतलब है कि सभी देश अपने अपने लिए कार्य करते थे, कोई किसी के कार्य में हेल्प नहीं करता था। लेकिन भारतीय शासन अधिनियम 1935 के बाद एक संघीय शासन की स्थापना की गई। संघीय शासन मतलब एक संघ बनाया गया जिसमें सभी लोग मिलकर कार्य करते थे और सभी राज्यों के लिए कानून बनाए जाते थे। ठीक है, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं था। सभी राज्य के लिए अपने अपने कानून थे, अपने अपने लिए वो कार्य करते थे। ठीक है, फिर इस एक्ट के तहत आया था संघात्मक ढांचा। सन 1935 का भारत शासन अधिनियम 2 अगस्त को पारित हुआ। जो ये भारत शासन अधिनियम था, इसको 2 अगस्त को पारित किया गया, जिसमें भारत के संविधान के साथ वर्मा के संविधान प्रावधान भी शामिल थे। इस अधिनियम में कुल 478 धाराएं तथा 16 परिशिष्ट थे। बाद में 20 दिसंबर 1935 को इस अधिनियम को संशोधित कर वर्मा के संविधान को इसमें से अलग कर दिया गया और परिवर्तित रूप से इस अधिनियम में कुल 321 धाराएं तथा 10 परिशिष्ट रह गए। ठीक है, जब ये भारतीय शासन अधिनियम आया था तो इसमें टोटल 478 धाराएं थीं, 16 परिशिष्ट थे। लेकिन 20 दिसंबर 1935 को इसमें संशोधन किया गया और इसमें 321 धाराएं और 10 परिशिष्ट रह गए। ठीक है, फिर इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। इस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन प्रणाली लागू की, जिसमें प्राधिकारों को केंद्र और प्रांतों में विभाजित किया गया। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं अखिल भारतीय संघ, संघीय या फिर केंद्रीय सरकार में दोहरी शासन प्रणाली। संघ और केंद्र का मतलब एक ही है। फिर है प्रांतों में स्वायत्तता। फिर है उत्तरदायी सरकार के लिए सुरक्षात्मक प्रावधान। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। फिर उद्देशिका प्रेम्बल, जो भारतीय संविधान में भी है। इस अधिनियम की अपनी कोई उद्देशिका नहीं थी तथा अधिनियम की धारा 321 में यह स्पष्ट उल्लेख था कि सन 1919 के अधिनियम के निरसन के बावजूद उसकी उद्देशिका को निश्चित खत्म नहीं किया गया और उसी को 1935 के अधिनियम में जोड़ दिया। जो 1919 का अधिनियम था उसको निरसन किया गया था। निरसन मतलब उसको ख़त्म किया गया था और उसकी जो उद्देशिका थी, जो उसकी प्रेम्बल थी, किसकी, 1919 की, उसी को जोड़ दिया गया था 1935 में। फिर अखिल भारतीय संघ। भारत शासन अधिनियम, जो भारत सरकार अधिनियम वाला एक्ट है 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव था, जिसमें 11 गवर्नरों तथा 6 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों तथा भारतीय राज्यों को शामिल किया गया। गवर्नरों के प्रांतों तथा मुख्य आयुक्तों के प्रांतों को परिसंघ में शामिल होना अनिवार्य था, जबकि देशी राज्यों के लिए संघ में शामिल होना ऐच्छिक था, यानी कि उनकी मर्जी थी कि वो उसमें शामिल हों या ना हों। ठीक है, ये था अखिल भारतीय संघ में। फिर है संघ, जो केंद्र है उसके अंतर्गत विधायी शक्तियों का विभाजन। जो भी विधायी शक्तियाँ थीं वो भारत शासन प्रणाली अधिनियम 1935 के अंतर्गत समस्त विषयों को 3 विभिन्न सूचियों में विभाजित किया गया था, जिन्हें केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची कहा गया। ये आपने संविधान में ही पढ़ा होगा। मैंने आपको आर्टिकल 246 में बताया था और शेड्यूल 7 में भी, कि जो संसद की शक्तियां हैं वो 3 सूचियों में विभाजित की गई हैं। पहली केंद्रीय सूची। केंद्र सूची के लिए 59 विषय, प्रांतीय सूची प्रांतों के लिए 54 विषय, समवर्ती सूची केंद्र और प्रांत दोनों के लिए 36 विषयों का समावेश था। ठीक है, ये सारे विषय भी याद कर लेना।
फिर है विशेष परिस्थितियाँ। किसी बाह्य युद्ध या आंतरिक अशांति होने पर गवर्नर जनरल केंद्र सरकार को प्रांतीय विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दे सकते थे। ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था, बिल्कुल ऐसा ही है यहाँ पर भी। आपको बस समझना है और ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे क्योंकि आपने संविधान में भी ये चीज़ें पढ़ी हैं। दूसरा पॉइंट है, दो या अधिक प्रांतों की सहमति हो तो केंद्र सरकार उनके लिए किसी विषय पर कानून बना सकती है। अगर दो या दो से अधिक राज्य सहमत हों और वो चाहते हैं कि केंद्र उनके लिए कानून बनाए तो वो बना सकती है। फिर यदि प्रांतीय कानून केंद्र के कानून से विपरीत हो तो प्रांतीय कानून अमान्य होगा। और ये हमने संविधान में ही पढ़ा था कि अगर राज्य कोई ऐसा कानून बनाती है जो केंद्र के कानून से मैच नहीं खाता तो वहाँ पर केंद्र का जो कानून है वो माना जाएगा और राज्य के कानून को अमान्य कर दिया जाएगा। यहाँ पे पहले प्रांत यूज़ करते थे लेकिन अभी करते हैं राज्य यूज़, ठीक है। फिर है केंद्र सरकार प्रांतों और अपने अधिकार शक्ति से बाहर के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दे सकती है। जो केंद्र है वो प्रांतों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के कार्यों के लिए शक्ति दे सकती है कानून बनाने की। फिर है संघीय केंद्रीय पालिका, फेडरल एग्जीक्यूटिव। इस अधिनियम के अंतर्गत जो ये एक्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल को केंद्रीय कार्यपालिका के प्रधान की भूमिका निभानी थी। जो गवर्नर जनरल था वो केंद्रीय कार्यपालिका की भूमिका निभाता था एक प्रधान के रूप में। और अभी संविधान में जो राष्ट्रपति है वो होता है एग्जीक्यूटिव हेड, यानी कि कार्यपालिका का हेड होता है हमारा राष्ट्रपति, और यहाँ पर था गवर्नर जनरल। फिर धारा 7 के अनुसार उसकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की सलाह पर 5 वर्षों के लिए की जाती थी। और अभी भी वर्तमान में जो राष्ट्रपति का शासन है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का है। और पहले भी कितना था, 5 वर्ष। पहले कहा जाता था गवर्नर जनरल और अब कहा जाता है राष्ट्रपति। और इसे भारतीय कोष से 2,50,800 पाउंड वार्षिक वेतन दिया जाता था। वार्षिक वेतन यानी कि साल में एक बार वेतन दिया जाता था। फिर है गवर्नर जनरल की स्थिति। जो गवर्नर जनरल थे उनकी स्थिति उल्लेखनीय है कि अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल कार्यपालिका का केंद्र बिंदु था, लेकिन वह गवर्नर जनरल अपने कार्य मंत्रिमंडल की सलाह पर करता था। अब ऐसे ही वर्तमान में है कि जो राष्ट्रपति है वो भले ही कार्यपालिका का हेड है लेकिन वो कार्य करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है। उससे आप कनेक्ट करोगे तो आपको ये सारा याद हो जाएगा। फिर है इसका निष्कर्ष, भारत सरकार अधिनियम 1935 एक महत्वपूर्ण संवैधानिक दस्तावेज था जिसने ब्रिटिश शासन में भारतीयों को सीमित ही सही परंतु राजनीतिक अधिकार प्रदान किए। इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय प्रशासन, विधायिका और न्यायपालिका के संगठन का आधार रखा गया। यह स्वतंत्रता की ओर बढ़ता एक निर्णायक कदम था, परंतु यह भी स्पष्ट था कि इस अधिनियम ने पूर्ण स्वराज की भावना को संतुष्ट नहीं किया और इसी कारण 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने तक भारतीय संघर्ष करता रहा। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, तब तक भारत संघर्ष करता रहा, ठीक है। जो ये क्वेश्चन था हमारा भारतीय सरकार अधिनियम 1935 द्वारा मुख्य प्रावधान, उसके लिए ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिससे आप पूरे क्वेश्चन को आसानी से याद कर सकते हो। पहला पॉइंट है, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 द्वारा संघीय शासन व्यवस्था लागू की गई थी और इससे पूर्व भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से पहले संवैधानिक ढांचा एकात्मक था, लेकिन इस अधिनियम के बाद इसमें संघीय शासन लागू किया गया। फिर 1935 भारत सरकार अधिनियम इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 2 अगस्त को पारित हुआ। ये जो एक्ट है ये पारित हुआ था 2 अगस्त को, जिसमें 478 धाराएं तथा 16 परिशिष्ट शामिल थीं। और 20 दिसंबर 1935, जो 20 दिसंबर था 1935, उसमें संशोधन करके इसमें धाराएं कर दी 321 धाराएं और 10 परिशिष्ट।
इतनी कर दी गई थी। ठीक है, ये था भारत सरकार अधिनियम। ये इसकी मेन चीज़ें हैं, ये आप याद कर लेना। फिर है इसके मुख्य विशेषताएं। प्राधिकारों को केंद्र व प्रांतों में विभाजित। मुख्य विशेषताएं, जो प्राधिकार थे, जो अथॉरिटी थी, उसको केंद्र और प्रांतों में, जैसे अभी वर्तमान में जो प्राधिकारी शक्तियां हैं वो केंद्र और राज्यों में विभाजित हैं, और पहले राज्यों की जगह प्रांत यूज़ किया जाता था। ठीक है, पहला अखिल भारतीय संघीय या फिर केंद्रीय सरकार में दोहरी शासन प्रणाली, या प्रांतों में स्वायत्तता, या फिर उत्तरदायी सरकार के लिए सुरक्षात्मक प्रावधान। ठीक है, फिर अन्य कुछ विशेषताएं थी, जैसे कि पहले उद्देशिका, जो इसकी उद्देशिका थी, इसमें अपनी कोई उद्देशिका नहीं थी। इस एक्ट की, जो 1935 एक्ट था, जो 1935 अधिनियम था, इसकी अपनी कोई उद्देशिका नहीं थी। जो 1919 अधिनियम था, जिसको ख़त्म कर दिया गया था, इससे पहले ये वाला अधिनियम था, इसको ख़त्म करके फिर इसको लेकर आए, किसको, 1935 को। तो इसकी जो उद्देशिका थी, जो इसकी प्रेम्बल थी 1919 की, इसको इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, बस इतनी बात याद रखनी है। फिर है अखिल भारतीय संघ, जिसमें 11 गवर्नरों तथा 6 मुख्य प्रांत भारतीय राज्यों को शामिल किया गया। फिर है संघ के अंतर्गत विधायी शक्तियों का विभाजन। जो संघ है उसके अंतर्गत जो विधायी शक्तियां हैं उनका विभाजन। समस्त विधायी शक्तियां 3 सूचियों में विभाजित। जो समस्त विधायी शक्तियां थी उनको 3 सूचियों में विभाजित किया गया था। पहली केंद्रीय या फिर संघीय सूची, जिसमें 59 विषय थे, और दूसरी प्रांतीय सूची, जिसमें 54 विषय थे, और तीसरी है संवर्ती सूची, जिसमें 36 विषय थे। और यही सूची हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ही पढ़ी थी, आर्टिकल 245 और 46 में, और एक शेड्यूल 7 में। ठीक है, तो उन्हीं से इसको भी याद कर लेना, लेकिन इनके ये वाले विषय याद रखना। ठीक है, उसके बाद है विशेष परिस्थितियाँ, कि कब कब किस किस को कानून बनाने की शक्तियाँ हैं। बाहरी युद्ध या फिर आंतरिक अशांति, जब कोई बाहरी युद्ध होगा या फिर कोई आंतरिक अशांति उत्पन्न होगी, तो जो केंद्र है वो प्रांत पर कानून बना सकता है। जो प्रांत है, यानी कि वर्तमान समय में जो राज्य हैं, उन पर कानून बना सकता है। या फिर 2 या 2 से अधिक प्रांत सहमत, अगर 2 या 2 से अधिक प्रांत सहमत होते हैं, वो केंद्र से कहते हैं कि उनके लिए कानून बनाया जाए, तो केंद्र उस पर कानून बना सकता है। फिर प्रांतीय कानून केंद्रीय कानून से विपरीत, अगर प्रांत का कानून केंद्र के कानून से विपरीत होता है तो प्रांत के कानून को अमान्य कर दिया जाएगा। फिर केंद्र प्रांतों को शक्ति अन्य विषय पर, अगर केंद्र चाहे तो प्रांतों को शक्ति दे सकता है किसी भी अन्य विषय पर कानून बनाने की। यदि वो विषय प्रांतों के अंदर नहीं आता है तब भी उसे केंद्र शक्ति दे सकता है। ठीक है, फिर है संघीय केंद्रीय कार्यपालिका, जो कार्यपालिका है संघ की, केंद्र की, वो इसमें गवर्नर जनरल कार्यपालिका का प्रधान, जो गवर्नर जनरल था वो वहाँ की कार्यपालिका का प्रधान होता था, जो मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता था। जैसे वर्तमान समय में हमारा राष्ट्रपति है, वो कार्यपालिका का हेड है। ठीक है, वो उसका प्रधान है और वो कार्य करता है मंत्री परिषद की सलाह पर, यानी कि मुख्यमंत्री की सलाह पर। ठीक है, वर्तमान में भी ये है। और भारतीय कोष से उसको 2,50,800 पाउंड वार्षिक वेतन, यानी कि साल में एक बार इतना वेतन उसको दिया जाता था। किसको? गवर्नर जनरल को। फिर है गवर्नर जनरल की स्थिति। गवर्नर जनरल केंद्र बिंदु है। जो गवर्नर जनरल है वो केंद्र बिंदु है, लेकिन कार्य वो करता है मंत्रिमंडल की सलाह पर। ठीक है, फिर है इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष आप अपने शब्दों में लिख सकते हो।